जिस बिहार की धरती पर भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति की, जिस बिहार की धरती पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिस बिहार की धरती पर जैनिज्म का गुरु यानी कि महावीरा का जन्म हुआ, उस बिहार के जनता जो है वो दर दर भटकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। जिस बिहार ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का पाठ सिखाया, जिस बिहार ने पूरी दुनिया को अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान सिखाया, आज उसी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाया हुआ है। आज हम जानेंगे कि इस दौर में सारे स्टेट्स आगे निकल गए, आखिर बिहार क्यों पीछे रह गया। आज है 22 मार्च। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है बिहार दिवस। 1756 में ये जो आप बिहार देख रहे हैं ये पहले मुगलों के अधीन था, यानी कि मुगलों का शासन यहाँ पे हुआ करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1600 शताब्दी में अंग्रेज आना शुरू हुए, वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे। जब उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ते गया तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी ये चलाई कि जो स्टेट में उनको फायदा होता था वो वहाँ पे कैप्चर कर लेते थे। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था, इसीलिए ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इस जगह पे इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन ये इंटरेस्ट कब वॉर में बदल गया, और जो वॉर हुआ था यहाँ पे वो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। इस वॉर के बाद जो है यहाँ पे मुगल शासन खत्म हो जाता है और आता है यहाँ पे ब्रिटिश रूल। और इसी बिहार को जो ये ब्रिटिश लोग हैं इसको बंगाल का पार्ट बना लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन आते हैं और ये कहते हैं कि अकेला बंगाल को एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं संभाला जा सकता, इसकी विभाजन होना चाहिए। इसकी विभाजन में ईस्ट और वेस्ट में इसको बांट दिया जाता है और 1911 में जो है इसको फिर से मिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जनता इसके प्रोटेस्ट में उतर जाती है। अब ठीक एक साल बाद 1912 में होता है बिहार अलग, है ना। और इसी दिन को जो है हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 यानी कि अब बिहार का भी विभाजन होता है और यहीं से निकल के आता है उड़ीसा स्टेट यानी कि उड़ीसा प्रोविंस। अब आजादी के बाद 2000 यानी कि सन 2000 में 15 नवंबर को बिहार से अलग होता है झारखंड। अब कुछ बिहार की हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है, यानी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम वो होता है कि एक इंसान एक साल में एवरेज कितना कमाता है। तो देखिए पूरा इंडिया जहां 1,35,000 कमाता है, ये 2020 की डेटा है। एक आदमी पूरा इंडिया में जहां 1,35,000 कमाता है, वहीं बिहार के लोग सिर्फ 33,000 कमाते हैं। ये जो आपने अभी डेटा देखा ये 2018-19 का था, लेकिन अभी 2020 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बिहार ग्रो कर रहा है। अभी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है ये 50,000 रुपये है, यानी एक आदमी एक साल में 50,000 रुपये कमा रहे हैं। और पूरा हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के लोग अभी सिर्फ 85,000 कमा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अभी भी जो बिहार है ये 33 रैंक पे आता है, यानी कि हम अभी भी 33वें नंबर पे आते हैं पैसे के मामले में। अगर हम गरीबी रेखा की बात करें, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, तो इसमें बिहार में 100 में से 59 लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर पॉवर्टी लाइन क्या होता है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है। देखिए बिहार में जो है प्रॉपर लोगों को पानी नहीं मिलता है, प्रॉपर वहाँ पे घर नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो ये सारी चीज़ से जो है पैरामीटर डिराइव होके पॉवर्टी लाइन बनता है। और बिहार में 100 में से 59 लोग जो है ये सुविधा नहीं ले पाते हैं। अगर हम शहरीकरण की बात करें या फिर अर्बनाइजेशन कह लीजिए, तो इसमें बिहार में सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जो कि शहर में रहते हैं या फिर वहाँ पे शहर का निर्माण हुआ है। और जहाँ की हम पूरी इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 30% लोग जो है ये शहर में रहते हैं और शहरीकरण हो गया है। हमने ही पूरी दुनिया को शहरीकरण सिखाया और हम ही पीछे रह गए हैं। अब हम बिहार में जो पढ़े लिखे लोग हैं इसकी बात कर लेते हैं। बिहार में
जो लिटरेसी रेट है वो है 71% और पूरी इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो है 78%। क्या बिहार सबसे शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे पिछड़ा हुआ भी डेटा है हमारे पास, जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान हमसे पीछे है शिक्षा में। हम शिक्षा के स्तर की बात कर लेते हैं। बिहार में एक स्टूडेंट पर 4,000 रुपये खर्च होते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बच्चे पर 50,000 रुपये खर्च होते हैं। जहां पूरे इंडिया के बच्चे 25% हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, वहां बिहार में सिर्फ 15% बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण भी है कि बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो बिहार जो है पूरे स्टेट एंड यूटी में से जो है 36वें नंबर पे आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ये हुआ, इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, कभी हम डिटेल चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो ऑल ओवर ग्रोथ है वो सबसे स्लो हो रहा है। WHO के अकॉर्डिंग जहां 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, यही बिहार में 29,000 पेशेंट में से एक डॉक्टर है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार में भी दो बिहार हैं। एक बिहार है बहुत ही पढ़ा लिखा और एक बिहार है कम पढ़ा लिखा। जो पढ़े लिखे बिहार है वो सिर्फ 2 बच्चे पैदा करते हैं, जो अनपढ़ बिहार है वो 5 से 6 बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि बिहार में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार में एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एजुकेशन घट रहा है, जैसे कि हमने बात किया। ये जितने भी डेटा मैंने आपको दिया है ये डेटा पूरा ऑथेंटिक है, और ये जो आप डेटा देख रहे हैं इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारा बिहार जो है ये कितना नीचे है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। हमने तो प्रॉब्लम देखा, अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम रीजन जानने वाले हैं। पहला रीजन जो निकल करके आता है वो है यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स। अगर हम यहाँ की सत्ता की बात करें तो यहाँ पे 70 साल में से 40 बार जो है यहाँ पे सत्ता बदली है और 23 बार जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बदला है। यानी अगर हम एवरेज टर्म की बात करें तो एक चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे 1.5 साल जो है अपना टर्म पूरा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये भी किसी स्टेट को नीचे लेके आ सकता है। दूसरा रीजन की हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिहार का जब विभाजन होता है 2000 में, तो बिहार के पास जितने भी मिनरल स्टेट होते हैं ये बिहार से अलग हो जाते हैं। जैसे कि झारखंड मिनरल स्टेट था, ये बिहार से अलग हो गया। और एक बात, किसी भी स्टेट को 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर उसको ग्रोथ करना है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके यहाँ पे कुछ ऐसा मिनरल होना चाहिए जिसको आप ट्रेड कर सको, जिसको आप बेच सको। बिहार के पास ना रोडवेज थी, बिहार के पास ना ऐसा कोई मिनरल है, ना ही बिहार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकता है किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि बिहार जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो कि कहीं पर भी समुद्र से सीमा शेयर नहीं करती है। बिहार जो है ये एग्रीकल्चर में बहुत ही रिच है। बिहार जो है ये गंगा रिवर के किनारे पड़ता है जो कि तराई रीजन में आता है। यहाँ पर खेती बहुत होती है, खेती भरपूर होती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए आप एक बिस्किट खरीदते हो, गेहूं से कोई बिस्किट बनती है, लेकिन बिहार में दिक्कत यह है कि ये बिस्किट बनाने वाली मशीन नहीं है, बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, और बिहार में कोई सा भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। जितने भी शुगर मिल वगैरह थे वो भी बंद हो चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एजुकेशन के स्तर गिर रही है, तो फिर इससे क्या होगा? इससे जो है बेरोजगारी पैदा होगी। अगर हम बेरोजगारी की आपको डेटा बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा इंडिया में 23% युवक जो है वो बेरोजगार है, और वहीं पर बिहार का जो युवक है वो 48% जो है वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है।
और एक कारण क्या निकल करके आता है कि 1991 में जहां पर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी कि बाहर से निवेश यानी कि बाहर से फंडिंग सारे स्टेट्स लेके अपने स्टेट को ग्रो कर रहे थे, यही बिहार में हम जो है कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे। बिहार की एक पीछे रहने की रीज़न ये भी है कि यहाँ के नेता लोगों ने कभी इंडस्ट्री, कभी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया ही नहीं। अब इसकी कंक्लूजन पे हम बात कर लेते हैं। इसका जो कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि आखिर ये सारे प्रॉब्लम का सर सल्यूशन कैसे होगा, है ना। अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, अगर बिहार से नहीं भी हैं, जो बिहार से हैं प्रॉपर, वो अपने मन से पढ़ाई कीजिए, है ना, शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। आप ही जो है पढ़ लिख के जो है अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, आप बड़ा रोजगार ले सकते हैं। और देखिए, आपने सुना होगा कि किसी भी फैमिली में अगर कोई पढ़ लेता है, पढ़ना मतलब ये नहीं मन से पढ़ना, है ना, अगर कोई पढ़ लेता है, नॉलेज एक्वायर कर लेता है, तो उसके आने वाले 7th जनरेशन तक को दिक्कत नहीं होती है। तो खूब मन से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।